केमिस्ट्री नाम का जो चैप्टर है ये चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर में हम लोग पिछले क्लास में ये पढ़े थे कि किस प्रकार से हमारा जो है वो एनोड और कैथोड के ऊपर रिएक्शन हो रहा था। आज हम लोग उसके आगे की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल रिएक्शन या फिर इसको बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स के जगह पे हम लोग सेल रिएक्शन भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहली बात आता है कि सेल रिएक्शन क्या है। आप लोग देखे थे जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करवाते हैं उसको में दोनों प्रकार के रिएक्शन होते थे, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। चूँकि कैथोड पर रिडक्शन हो रहा था और एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो कह सकते हैं अगर एक सेल के अंदर देखा जाए तो दोनों रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अतः सेल के अंदर होने वाला रिएक्शन सेल रिएक्शन कहलाएगा, सेल के अंदर होने वाला रिएक्शन सेल रिएक्शन कहलाएगा। क्योंकि सेल के अंदर दोनों रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसलिए सेल रिएक्शन का एक और नाम होगा रेडॉक्स रिएक्शन। रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। तो बोल सकते हैं द chemical reaction are take place inside the cell is called cell reaction। सेल के अंदर होने वाला जो केमिकल रिएक्शन होगा उसी को हम लोग सेल रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पे हमें समझना है सेल रिएक्शन का टाइप्स ऑफ सेल रिएक्शन या टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये जनरली आपका दो प्रकार के होता है। एक होता है इनडायरेक्ट सेल रिएक्शन और एक आपका होता है डायरेक्ट सेल रिएक्शन या डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन कहता है कि वैसा सेल रिएक्शन होना चाहिए जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही कंटेनर में होगा या दोनों एक साथ होगा। कर सकते हैं द रेडॉक्स या सेल रिएक्शन आर both oxidation and reduction are take place in same vessels या कंटेनर। एक ही वेसल्स में या एक ही कंटेनर में होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेल रिएक्शन। इनडायरेक्ट सेल रिएक्शन में सिमिलरली यही डिफिनेशन हो जाएगा, बस उसमें सेम कंटेनर नहीं बल्कि दोनों जो होंगे वो वेसल्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। थोड़ा सा हम ये डायरेक्ट सेल रिएक्शन और इनडायरेक्ट सेल रिएक्शन जो है उसका डिटेल बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर हम आपको पहले बात जो कर रहे हैं वो डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ये हमारा है डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें बताए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों जो प्रोसेस होगा, दोनों जो रिएक्शन होगा वो एक ही वेसल्स में एक ही कंटेनर में होगा। जैसे
ये आपका एनोड और ये कैथोड, ये दोनों को ले जा करके हम लोग जोड़ देंगे इसके साथ, सेल के साथ, बैटरी के साथ। इसको में क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा एनोड है और ये हमारा क्या है, कैथोड है। क्योंकि एनोड और कैथोड दोनों एक ही कंटेनर में, एक ही सेल में है, मतलब कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों जो रिएक्शन होगा वो एक ही सेल में होगा। अतः ये हमारा डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन है। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में ध्यान देना है कि जो हम लोग रड का इस्तेमाल करते हैं, जो इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा हमेशा मेटालिक इलेक्ट्रोड होता है। तो कह सकते हैं इन डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन मेटालिक इलेक्ट्रोड आर यूज्ड। मेटालिक इलेक्ट्रोड आर यूज्ड। दूसरा कह सकते हैं इन डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में, जैसे हम आपको मेटालिक इलेक्ट्रोड में बताए थे कि एक ही मेटल का ऑक्सीडेशन और एक ही मेटल का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो कह सकते हैं इन डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन सेम मेटल आर ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड भी होगा और रिड्यूस्ड भी होगा, तो एक ही मेटल का होगा, ये अलग अलग मेटल का नहीं होगा। तो ये आपका हो गया डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम आपको बातें करते हैं इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन के लिए। तो जैसा कि बताए कि इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में एनोड और कैथोड ये जो दोनों होगा वो अलग अलग कंटेनर में होगा। कैसे कैसे अलग अलग कंटेनर में होगा, अलग अलग जो वेसल्स में किस प्रकार से होगा, इस बात को समझना है। इस प्रकार से जरूरी नहीं कि हम दो ही सेल लिए, दो ही कंटेनर लिए, दो से ज्यादा भी आप ले सकते हैं, 3 4 5 जितना भी आपको जरूरत पड़े वो सारे कंटेनर को आप ले सकते हैं। बट जनरली हम लोग दो लेकर के चलते हैं। चलिए, ये हमारा बैटरी हो गया। इसको यहाँ से इस प्रकार से हम लोग कनेक्ट करते हैं। इसको बताए थे पिछले क्लास में, हम लोग इसको बोला करते हैं साल्ट ब्रिज, जो प्लेटिनम और ग्रेफाइट का बना होता है, ये साल्ट ब्रिज। तो ये आपका हो गया इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए, इसमें ये जो रड है ये आपका रड एनोड का होगा और ये जो रड है ये रड आपका कैथोड का होगा। तो कह सकते हैं इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, इसमें रिडक्शन रिएक्शन होगा। तो इस कंटेनर में होने वाला रिएक्शन कहलाता है ऑक्सीडेशन। इसको हम लोग बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन। इस कंटेनर के अंदर जो रिएक्शन होता है वो कहलाता है रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, या फिर इसका और नाम है लिफ्ट सेल रिएक्शन, और इसको हम लोग बोलते हैं राइट सेल रिएक्शन। इसको हम लोग और भी बोल सकते हैं एनोड रिएक्शन, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कैथोड रिएक्शन। तो इस प्रकार से ये सभी हो गए आपका इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पर ध्यान देना है, एनोड इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में दो कंटेनर में, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में करंट को फ्लो करवाने के लिए हम लोग साल्ट ब्रिज का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बोर्ड में ये भी पूछा जा सकता है साल्ट ब्रिज क्या है। तो कहेंगे साल्ट ब्रिज एक प्रकार का इलेक्ट्रोड है जिसका उपयोग
दो कंटेनर को कनेक्ट करने के लिए इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आया? इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में दो सेलों को कनेक्ट करने के लिए जिस रड का उपयोग करेंगे वो रड हमारा कहलाएगा साल्ट ब्रिज। तो ये साल्ट ब्रिज हो गया। अब आपको पिछले क्लास में हम ये चीज़ समझा रहे थे कि ये इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में जो रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन पर एनोड और कैथोड पर, तो किस मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, किस मेटल का रिडक्शन होगा, ये सब सारे बात हमें बताना है। तो इसको जानने से पहले हम आपको कुछ बातों को और बताना चाहेंगे। उसके लिए बताए थे कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जानना होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पहले हम आपको ये बात समझाते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा समझ ले। जैसे ये एनोड और ये कैथोड हो गया, यहाँ पर जब इसको हम सेल के साथ, बैटरी के साथ इसको जोड़ देते हैं, चलिए बैटरी के साथ जोड़ दिए, एनोड कैथोड हमारा आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा इस बात को समझ ले। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव चार्ज होगा, थोड़ा सा समझना है। जब हम लोग किसी भी मेटल को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इलेक्ट्रोड बन जाता है। इलेक्ट्रोड जो होता है ना, उसमें दो प्रकार के आयंस, दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन रिएक्शन होने के कारण क्या होता है कि जो दोनों इलेक्ट्रोड हो गए उसके बीच एक प्रकार का पोटेंशियल आ जाता है, एक प्रकार का पोटेंशियल आ जाता है। और वो पोटेंशियल में डिफरेंस होने के कारण, पोटेंशियल में डिफरेंस होने के कारण इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है। कहता है कि जब यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये निगेटिव चार्ज होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिकल लेयर बन गया। इलेक्ट्रिकल लेयर कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी जो दोनों तरफ है वो डिफरेंस हो गया। तो चार्जेबल है, मतलब इसका भी अपना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका भी बनेगा, इसका भी अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा। लेकिन दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज अलग अलग होने की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफरेंस उत्पन्न होता है, यही पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है किसी भी मेटल का, किसी भी इलेक्ट्रोड का, वो कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे कौन कौन से बात पर निर्भर करता है ये समझना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहला बात जो है वो निर्भर करता है नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल। मेटल का नेचर कैसा है उस पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब सिंपल समझना है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो चार्ज जो अलग अलग है उसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये नेचर ऑफ मेटल पर डिपेंड करता है। दूसरा जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन पर डिपेंड करता है। और तीसरा फैक्टर जो है वो डिपेंड जो करता है वो टेम्परेचर पर करता है। तो ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जिस पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करते हैं। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, ये दो होते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा हमारा कहलाता है
रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन रिएक्शन के कारण जो पोटेंशियल क्रिएट होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर दोनों को एक साथ बोलना है तो हम इसको बोल सकते हैं सेल पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर हो गया? तो अगर सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहने का मतलब अगर ये आपको निकालना है तो कह सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान ये देना है कि अगर आपको सेम मेटल है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल ये दोनों आपस में बराबर होते हैं बट साइन अपोजिट होते हैं। ये होता जो है वो सेम मेटल के लिए होता है। अगर किसी एक मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है और रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, बस उसका साइन जो है उसको आप अपोजिट कर देंगे। सपोज दैट हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कि आपको दे रखा है ECU 2 + 2Cu = 0.30 वोल्ट। सपोज ये दे रखा है और आपसे ये प्रश्न बोलता है कि E यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर टू कॉपर 2+ फाइंड कीजिए। तो थोड़ा सा समझ लीजिए क्या करना है। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है, यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। तो सिंपल है 2+ से 0 हुआ तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो रिडक्शन होता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन है, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। अब कॉपर का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से 2 हुआ तो बोलो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, मतलब हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करना है। तो दोनों जगह पे मेटल हमारा सेम है, चार्ज भी सेम है, तो इस केस में कह सकते हैं जितना वो रिडक्शन पोटेंशियल है उतना ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो ये आपको कुछ नहीं तो पॉजिटिव दे रखा है 0.35, तो ये आपका माइनस में हो जाएगा 0.30 वोल्ट। तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आपको ये समझ में आ गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब हम आपको समझाते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल अगर डायरेक्ट आपको निकालना है तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होता है उसकी हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, कहता है तत्वों को जो एलिमेंट्स है उसको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते क्रम में और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के घटते क्रम में एलिमेंट्स को अरेंज करने के बाद हमें एक सीरीज मिलता है, एक लगातार श्रेणी मिलता है। उसी श्रेणी को हम लोग वैद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का डिफिनेशन लिख लेते हैं। कह सकते हैं ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, a series of elements arranged in increasing order of their reduction potential or
decreasing order of their oxidation potential is called इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस प्रकार से बनाया गया है उस सीरीज को हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। ऐसे सारे मेटल्स को हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ मेटल्स लिख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा आते रहते हैं। आपका ये है लिथियम, पोटासियम, रुबिडियम। ये हो गया सबसे पहले लिथियम, पोटासियम, रुबिडियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, इंडियम, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, हाइड्रोजन, फ्लेमियम, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, बिस्मथ और ऑरम गोल्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस में इसको अरेंज किया गया है। यहाँ पे कह सकते हैं कि मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल इसका होगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका होगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा की बात करें, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल इसका है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, इसको याद रखने का एक ट्रिक भी है जिसको देख ले। इसको LI के लेकी RB रवि बाबू का नाम MG बोले तो मंगल बोली का मतलब दोनों हो जाएगा। जीता, CR को आप बोल सकते हैं कार, इनाम, फीमेल को नींद हराम, प्यारे बाबू मैं परेशान। कौन होगा अगला विजेता? तो ये आपको लगातार याद रखने का एक ट्रिक है जिसमें ये सभी मेटल्स को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपसे अगर पूछा जाए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है तो सिंपल बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेटल को अरेंज करने के बाद हमें एक सीरीज प्राप्त होती है और उसी सीरीज को हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो एक चीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पूछे जाते हैं वो है इसका एप्लीकेशन या विशेषता। तो पहला विशेषता इसका कहता है एप्लीकेशन, इसका उपयोग क्या होगा? तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को निकालने में। तो मालूम होगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, तो जो सबसे पहले होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा और जो सबसे लास्ट में होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम। तो पहला इसका एप्लीकेशन है फाइंड द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो कह सकते हैं जो ऊपर मिलेगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, जो नीचे मिलेगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम। दूसरा हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को भी कैलकुलेट करने में इसका यूज कर सकते हैं। जैसे जो नीचे पाया जाएगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? सबसे
ज्यादा होगा और ऊपर वाला का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा। और किस चीज में इसका उपयोग कर सकते हैं, तो और कहता है कि कौन किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, इसको निकालने में भी कर सकते हैं। कहता है कि जो पहले आएगा उसका ऑक्सीडेशन और जो बाद में आ गया उसका रिडक्शन होगा। जैसे पिछले क्लास में जब हम करवा के दिखा रहे थे तो हमारा एक मैग्नीशियम आया था और एक कॉपर आया था। तो इसमें पहले कौन आया, तो पहले हमें मैग्नीशियम आया, कॉपर हमारा बाद में आया। तो मैग्नीशियम का जो है वो हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और जो कॉपर है उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो इस प्रकार से किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, इसके लिए भी हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। और किस लिए करेंगे, तो कहता है इसका उपयोग जो है डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी, कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कहता है कि जो इस सीरीज में पहले आ गया वो अपने से बाद वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। तो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट पावर जो है वो लिथियम में है, सबसे कम डिस्प्लेसमेंट पावर ऑल में है। अगला चीज हम लोग रिएक्टिविटी को भी निकाल सकते हैं। कहता है इसमें जो पहले आ गया वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो लास्ट में आ गया वो कम रिएक्टिव है। तो मतलब रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर है ये। तो इस प्रकार से हम लोग रिएक्टिविटी को भी दिखा सकते हैं। सबसे कम रिएक्टिव मेटल जो है वो ऑरन है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया इसका एप्लीकेशन। अब हम लोग आगे की बात करते हैं, तो प्लीज आप एप्लीकेशन को इसका नोट कर लेंगे खुद से और हम इसके आगे की ओर चलते हैं। आगे हम लोग को इसमें पढ़ने के लिए आता है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये क्लियर हो गया। आगे जो आपको है पढ़ने के लिए वो आपका होगा लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है ये लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है ये जो दिया गया था ये फैराडे के द्वारा दिया गया था। तो हम पहले ही लिख देते हैं, दिस लॉ इज गिवन बाय फैराडे। ये लॉ जो है वो फैराडे के द्वारा दिया गया था। देयर आर टू लॉ, इसके दो नियम हैं। पहला नियम कहलाता है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और दूसरा कहलाता है फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। याद रखना है, फैराडे फर्स्ट लॉ जो है वो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन के लिए है। कहता है मान लेते हैं कि ये हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करवा रहे हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं। तो इसको से कि इसको में होगा क्या, जैसे ही इसको सेल से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, इसको में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को जब डाल देते हैं तो होगा क्या, इसको से चार्ज फ्लो होगा और जैसे जैसे इस पर चार्ज फ्लो होगा तो जो मेटल होगा वो जमा होते जाएगा कहाँ, कैथोड पर। मेटल जो है वो जमा कहाँ होते जाएगा, कैथोड पर। तो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आपको यही बताता है कि इसको से कितना चार्ज पास करवाएंगे तो कितना मेटल ऑब्जर्व होगा कैथोड पर। कहता है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस according to this law weight deposited of cathode. According to this law, weight deposited at cathode of metal is directly proportional to amount of charge।
दैट मीन्स W E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और W यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा देंगे तो फराडे के द्वारा एक Z कांस्टेंट दिया गया है, W इज इक्वल टू हो जाएगा ZQ, वेयर फराडे के द्वारा Z को बोला जाता है, Z जो है वो कांस्टेंट ही है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल जो इक्विवेलेंट जो जेड बना इसको भी डिफाइन करना है। तो जैसे जब जेड का वैल्यू निकालते हैं तो डब्ल्यू बटा हमें क्या मिलता है, डब्ल्यू जो है वेट डिपोजिटेड ऑफ मेटल है ऑन कैथोड। दैट मीन्स मान लेते हैं कि अगर ये 1 ग्राम है तो क्यू अगर 1 कूलम होगा, मान लेते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से जब 1 कूलम चार्ज पास करवाएंगे और 1 ग्राम वेट डिपॉजिट हो जाएगा मेटल का कैथोड पर, तो उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो होगा 1 ग्राम प्रति कूलम होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करें, डिफाइन द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको शॉर्ट में आपको ECE लिखा हुआ मिलेगा। तो कह सकते हैं इफ 1 कूलम चार्ज passing through a electrolytic solution and 1 ग्राम weight deposited on cathode, then their electrochemical equivalent is 1 ग्राम प्रति कूलम। Then their electrochemical equivalent is 1 ग्राम प्रति कूलम। तो इस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो जाता है। चलिए, तो यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसको से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, जो क्वेश्चन हम आपको अगले क्लास में जब फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बता देंगे उसके बाद ही हम क्वेश्चन देंगे और इस पर कुछ क्वेश्चन भी बना के दिखाएंगे। तो आज का वीडियो में इतना ही, और आप लोग अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को तो प्लीज़ थोड़ा जल्दी कर दे। थैंक यू।